बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब बाजवा कस्में खाने लग गए हैं। वो सच्ची कस्में खा रहे हैं या झूठी, ये फ़ैसला आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि बातें बिल्कुल हवाई कर रहे हैं। और जनाब पंजाब के गवर्नर का फ़ैसला तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब पता ये चल रहा है कि पंजाब की गवर्नरशिप एक ख़ातून के पास होगी। तो वज़ीर आला के बाद पंजाब की गवर्नर भी एक ख़ातून होगी। वो कौन होंगी, वो क्या कहानी है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि अली अमीन गंडापुर धमकियां दे रहे हैं। किसको क्या धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इन सब बातों से पहले आपको बताऊं कि इमरान खान की असल छुट्टी अब हुई है। जो कल का ज़िमनी इंतखाब था उसके नताइज आ गए, और उसके नताइज के मुताबिक इमरान खान साहब अब सिस्टम से इर्रेलेवेंट होते जा रहे हैं। उनकी अभी तक की जो पोजीशन थी ना कि वो हर चीज़ उनके गिर्द घूम रही है, उनका बड़ा ज़ोर है, उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है, लोग उनके साथ हैं, वोट बैंक सारा उनका है। वो कहते ना, फ़ौज में से 95% मेरे साथ हैं, आम आदमियों में से 90% मेरे साथ हैं। वो सारी चीज़ें यूं ठुस हो गई हैं। वो झाग की तरह बैठने वाला मुहावरा आपने सुना हुआ ना, तो वो झाग की तरह सारी चीज़ें बैठ गई हैं। नताइज मुकम्मल हो चुके हैं, आप लोगों ने सारे देख लिए हैं। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें थी, जिसमें से 2 नून लीग ने जीती हैं, एक पीपल्स पार्टी ने, एक पीटीआई ने और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीत गए हैं। 5 में से ये सूरत हाल है, जिसमें कौमी असम्बली की 2 सीटें पंजाब में जो थी, एक लाहौर में और एक कसूर में। लाहौर वाली सीट मरीम नवाज़ साहिबा की थी, जो उन्होंने खाली की थी 8 फरवरी के इलेक्शन में जीतने के बाद। अब वहाँ पर अली परवेज़ मलिक नून लीग के वो जीत गए हैं। सर मज़ेदार बात आपको बताता चलूँ कि पहले जो मरीम नवाज़ जीती थी वो 15,000 के मार्जिन से जीती थी, और उन्होंने 83,000 वोट लिए थे और 68,000 वोट पीटीआई के उम्मीदवार ने लिए थे। अब अली परवेज़ मलिक ने 60,000 वोट लिए और उनके मुखालिफ पीटीआई के उम्मीदवार ने 34,000 वोट लिए हैं और 26,000 के मार्जिन से, पहले 15,000 के मार्जिन से जीते थे, अब 26,000 वोटों के मार्जिन से जीत गए हैं। पंजाब की दूसरी नेशनल असम्बली की सीट कसूर की थी, NA 132, जहाँ पर मलिक रशीद साहब जीते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब की खाली की हुई सीट है, मलिक रशीद साहब जीते हैं। यहाँ पर भी सूरत हाल वैसी है कि पहले 8 फरवरी को जो इलेक्शन था उसमें 26,000 वोटों से जीती थी नून लीग, और अब 51,000 वोटों से जीत गए हैं। तो पीटीआई का वोटर नज़र नहीं आ रहा। मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि एक बड़े मारूफ सहाफ़ी जो शदीद किस्म के फ़ैन हैं इमरान खान की पॉलिसियों के, वो समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान से बड़ा दुनिया में शायद कोई लीडर नहीं है, तो वो वोट डालने गए थे। इत्तफाकन वो एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर ये ज़िमनी इंतखाब में वो हल्का शामिल था। तो उनका कहना ये था कि यार वोटर ही नहीं नज़र आ रहा। मतलब उनका मतलब ये था कि पीटीआई का वोटर नहीं नज़र आ रहा। चूँकि उन्हें पीटीआई का वोटर नहीं नज़र आ रहा था, वो बड़ी अच्छी तरह पहचानते हैं, वो तो जाते हुए सर्वेस करके और देख लेते हैं, उन्हें समझ आ जाती है। तो वो कल बड़े मायूस नज़र आ रहे थे इलेक्शन की शाम में, जो है ना। तो ये रिज़ल्ट्स सारे अब मुकम्मल हो चुके हैं। इसी तरह सूबाई असम्बलियों की सीटें हैं, 12 नशिस्तों में से 9 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जीत चुकी है। तो ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये बता रहे हैं। अब मैं अगर एक एक करके भी गिनवाऊँ तो मेजॉरिटी सीटों पे सिवाय एक सीट के जहाँ पे वो मार्जिन कम हुआ है, पहले 14,000 वोट से जीती थी नून लीग, अब वो 11,000 वोट से जीती है। वो है PP 158। अच्छा, जहाँ से शहबाज शरीफ साहब जीते थे पहले, और अब वहाँ पर मुनस सिलाही साहब हार गए हैं, लेकिन वो 11,000 वोटों से हारे हैं। पहले वहाँ पर पीटीआई का उम्मीदवार 14,000 वोटों से हारा था, अब इस मरतबा 11,000 वोटों से हारा है। तो कम मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बाकी तमाम नशिस्तों पे नून लीग की फ़तह का मार्जिन बढ़ गया है। नून लीग ज़्यादा वोटों से जीती है। 158 में नून लीग 11,000 वोटों से जीती है और पहले 14,000 वोटों से जीती थी। बात वही हो गई है। तो ये सूरत हाल है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, सिंध का मैंने आपको कल ही बताया था कि वहाँ 91,000 वोट थे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के, कौमी असम्बली का जो हल्का है, और उनके मुकाबले में तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार थे जिनके 2,800 वोट थे। तो वो तकरीबन 89,000 वोट्स का डिफरेंस है। पीटीआई तो खैर वहाँ नज़र भी नहीं आ रही थी। इस सारी चीज़ से 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें करने वाली। एक तो यह है कि पीटीआई का वोटर शायद मायूस हो चुका है, ये कि उन्हें नज़र आ रहा था कि अब वो इमरान खान को बाहर निकाल के वज़ीर आज़म बनाना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ये कहानियाँ, ये चूरन नहीं बिक सका, ये ख़त्म हो गया। तो वोटर डिसअपॉइंटेड था कि अब जीतें या हारें इससे
इमरान खान को और पीटीआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हुकूमत नहीं तब्दील होने वाली, इसलिए वो मायूस था, वो नहीं आया। दूसरी चीज़, वो जो प्रोपेगेंडा किया जाता था कि सारे नून लीग के सारे वोटर्स जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं, वो भी ख़त्म हो गया। साफ नज़र आ गया कि सारे वोटर्स नहीं हैं। अच्छा, उनका वोट चाहे कम होता, दूसरी साइड पे वोट ही ना पड़ते या बहुत मिनिमम होते तो भी समझ आती, वो भी नहीं हुआ। और तीसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब इररेलेवेंट हो गए हैं। उनका जो प्रेशर था ना कि वो बहुत बड़ी पावर है, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका, और उनसे बात किए बगैर आगे जाया ही नहीं जा सकता। एक ही सोल्यूशन है सिर्फ कि इमरान खान के साथ बैठ के बात करें, वो सारी कहानियाँ ख़त्म। अब इमरान खान साहब से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईजी हो गए हैं। वो जहाँ जहाँ प्रेशर था मेरा ख्याल है वो सारा ख़त्म हो गया। अब नज़र ये आ रहा है कि एक तवील अरसे के लिए खान साहब अंदर होंगे, हुकूमत अपने हिसाब से काम चला रही होगी, हुकूमत के माशी प्लान्स भी चल रहे हैं। ईरानी सदर पाकिस्तान आ चुके हैं, वो सुबह लाहौर और कराची में विज़िट कर रहे होंगे। बहुत सारे माहदे हो रहे हैं, MOUs हो रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ईरान के साथ भी गुज़श्ता दिनों जो कशीदगी हुई थी मेरा ख्याल है उसको भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स समझ लें, वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। और जो ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान की आइसोलेशन की बात होती थी, उसके बजाय अब पाकिस्तान के साथ चलते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। हाँ, इश्यूज़ आएंगे, अमेरिका बहरहाल नाराज़ होगा, अमेरिका को ये अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ से रिएक्शन भी आ रहा है, कुछ वो इक़दाम उठाए जा चुके हैं, लेकिन अब ये हुकूमत का काम है कि इसको कैसे मैनेज करते हैं, अपनी कामयाब और आज़ाद पॉलिसी को कैसे आगे लेके चलना है, ख़ारजा पॉलिसी को। ये अब हुकूमत का हमने देखना है कि वो किस तरह से लेके चलते हैं। हाँ, हुकूमत को तंग करने के लिए ये जब अब इलेक्शन का सारा रिज़ल्ट आ गया, हार गए हैं, ऐसी की तैसी फिर गई है, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने गंडासा उठा लिया है और उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी अगर हमें हमारा हक़ नहीं मिलेगा तो हम छीन लेंगे, और मैं तमाम सूबों में जाऊँगा, तहरीक चलाऊँगा, और मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। भाई, आपको किसने रोकना है? आप अपना काम करें। आपका सूबा डूब गया है, बारिशों से तबाही हो रही है, घर गिर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, और वज़ीर आला साहब को तहरीक चलाने की सूझी हुई है। तो उनको अपने अवाम, अपने लोग नहीं नज़र आ रहे, बिल्कुल सीरियसली उन्हें कुछ नहीं नज़र आ रहा। उन्हें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि किस तरह इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान को बचाना है या इमरान खान को वापस किसी तरह लेकर आना है, जेल से बाहर लाना है। मेरा ख्याल है मुश्किल टास्क है। वैसे भी अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में काफ़ी शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, दोनों साइड से ना, उधर से भी इधर से भी। तो देखते हैं वो क्या अखबार है उनके। और बहुत सी चीज़ें थी। उन्होंने कहा जी अपोजिशन का तो रिज़र्व सीटों पे कोई हक़ ही नहीं है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुझे तो उनकी समझ ही नहीं आ रही है। हुजूर, आपको तो किसी की भी समझ नहीं आती आपको समझ आती किसकी है, या किस चीज़ की समझ आती है? कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती। पर वो भी चलता रहेगा इस तरह। उनका वो शुगल मेला जो है। हाँ, एक और उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा हमारे सूबे के अवाम को बिजली चोर ना कहें, बिजली चोर जो है वो आपके महकमे है, वापडा चोर है। अच्छा, वापडा के लोगों की उसमें इन्वॉल्व होना, नो डाउट, जहाँ जहाँ बिजली चोरी होती है उसमें यकीनन उनका रोल होता है, लेकिन लाइन लॉसेस और बिजली चोरी में KP नंबर 1 पर है, इस बात में कोई शक नहीं है। ये स्टैटिस्टिक्स मौजूद है। पंजाब आई थिंक सबसे बेहतर है, जहाँ पे रिकवरी सबसे ज़्यादा है, और KP में सबसे बुरा हाल है। प्रॉब्ली बलूचिस्तान में भी इतना अच्छा हाल नहीं होगा, लेकिन बहरहाल इन चीज़ों को सेटल करना उन्हीं का काम है, वहाँ की हुकूमत का काम है ना, कुछ थोड़ा सा सपोर्ट करें। क्योंकि उन्होंने कहा जी हमारे जो है ना पोलिंग स्टेशनों को तोड़ दिया गया और दफ्तर गिरा दिए गए और हम कुछ नहीं कर सके। तो भाई आप वज़ीर आला किस बात के हैं? वो इलेक्शन के हवाले से कहते हैं कि हमें इलेक्शन लड़ने में प्रॉब्लम आई है। अब जब ये ज़िमनी इलेक्शन में, तो फिर आप किस बात के वज़ीर आला है? अमन अमान की सूरत हाल पूरे सूबे की वज़ीर आला के हाथ में थी ना। तो अगर वज़ीर आला ये परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वज़ीर आला को सूबे की, अवाम की, अमन अमान की किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, उसने सिर्फ इमरान खान के आगे नंबर बनाने हैं, वही मीटिंग्स करनी है, उन्हीं लोगों से मिलना है और उसी के मुताबिक चलना है। तो इलेक्शन में पिट जाने के बाद इस तरह की बातें, इस तरह का शोर मचाने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन हुकूमतें तो मुकम्मल हो चुकी हैं, बलूचिस्तान में सिर्फ वो सेनेट का इलेक्शन बाकी है, लेकिन सूबों के गवर्नर्स की तकर्री अभी बाकी है। पंजाब में जो एक तब्दीली आई है बड़ी, वो ये है कि खातून वज़ीर आला पहली मरतबा आई हैं, और अब ये लग रहा है कि शायद पहली मरतबा पंजाब में ही खातून गवर्नर भी आएंगी। वैसे तो मुख्तलिफ नाम थे, जिनमें सबसे स्ट्रॉन्ग नाम अभी तक कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का है, जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद वो वज़ीर आला, वो गवर्नर पंजाब होंगे। कुछ और नाम भी पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आते हैं मुख्तलिफ ज़राए से, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग नाम अभी तक कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का था। अब एक और नाम गर्दिश कर रहा है, और वो एक खातून मंजूर वट्टू साहब की साहबजादी हैं। अच्छा, क्या
अच्छा, उसके लिए जो लॉजिक अभी तक आ रही है वो ये है कि खातून वज़ीर आला के साथ खातून गवर्नर होंगी तो उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी। वैसे ये लॉजिक कोई इतनी स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं है, क्योंकि वज़ीर आला जो हैं वो वज़ीर आला हैं, वो बतौर खातून ट्रीट नहीं कर रही हैं। वो तमाम ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी, सेक्रेटरीज़, MNAs, वज़रा, कैबिनेट के वज़ीर जो हैं, और कमिश्नर्स, DPOs, DCOs, मेजॉरिटी मर्दों की है। उन सब को साथ लेके चल रही हैं, उस टीम से काम ले रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चला के दिखा रही हैं। तो गवर्नर के साथ तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती मामलात की, वो तो ऑफिस टू ऑफिस में मैक्सिमम जो इश्यूज़ हैं वो तो ऑफिस टू ऑफिस डील हो रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये खातून होने की वजह से, वज़ीर आला के खातून होने की वजह से ऐसा है। लेकिन बहरहाल मंजूर भुट्टो साहब बड़ी कामयाबी से मुख्तलिफ अदवार में अपनी सियासत को चलाते रहे हैं। वो चंद सीटों के साथ वो वज़ीर आला पंजाब भी बन गए थे। अगरचे अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये थी कि गुज़िश्ता इंतखाबात में वो अपने बच्चों को टिकट्स नहीं दिलवा सके थे, इस वजह से ऐसा मुमकिन तो नहीं नज़र आता। लेकिन बहरहाल ये ख़बरें आ रही हैं। ख़बरें तो वो ज़का अशरफ साहब की भी आई थी। अभी ये अगले, मेरा ख्याल है अब अगले चंद दिनों में ये फ़ैसला हो जाएगा कि कौन गवर्नर पंजाब होगा, और मुमकिन तौर पर खातून भी हो सकती हैं। लेट्स सी। लेकिन इसी चीज़ों में हालात की तब्दीली में जो नज़र आता है उसमें एक चीज़ बाजवा साहब की है। बाजवा साहब लगता है कहीं मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि अब उन्हें कस्में उठानी पड़ रही हैं, और कस्में भी इतनी भारी भारी कि बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है, और बातें ऐसी कि लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। तो पता नहीं, अब अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि जिस तरह की वो कस्में खा रहे हैं उसमें कस्मों पे अगर मैं यकीन करूं तो फिर तो उनकी बातें मुझे सच लगती हैं, बातों की तरफ देखूं तो मुझे वो मशकूक लगती हैं कस्में उनकी। और ये वाक़या सुनाया है मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। वो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में थे। उन्होंने बताया कि वो एक शादी पर गए हुए थे जहाँ पे बाजवा साहब भी मौजूद थे, और शामी साहब और मोहम्मद मालिक साहब के साथ बाजवा साहब की जब मुलाकात हुई तो बाजवा साहब ने कुछ शिकवे शिकायतें, और ख़ास तौर पे अखबार नवीसों के हवाले से शिकवे शिकायतें की कि वो मेरे बारे में ऐसी बातें लिख देते हैं। और उसके बाद उन्होंने 3 कस्में खाई। एक तो उन्होंने अपनी जेब से कुरान पाक का नुस्खा निकाला और उस पर हाथ रख कर कसम खाई कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ। फिर उन्होंने अपनी वालिदा की कब्र की कसम खाई, और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब ना हो रोज़ महशर। अब बताइए, ये इतनी हैवी किस्म की कस्में हैं कि एक मुसलमान के तौर पे तो फिर इसके बाद इससे अगली बात इंसान सोच ही नहीं सकता कि अगर कोई एक मुसलमान ये कसम खा रहा है तो वो ये सोचा नहीं जा सकता कि वो झूठ बोल रहा होगा। लेकिन उनकी बातें बड़ी अजीब सी हैं। उसमें 3 उन्होंने बातें बताई हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ साहब को लाहौर से लंदन जब रवाना किया इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद, जिसमें बड़े डील की बातें होती हैं, अच्छा उनके ससुर के हवाले से और बहुत सारे लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट मुख्तलिफ रेफरेंसेस से कोट होती रहती है, तो उन्होंने कहा उसमें मेरा कोई किरदार नहीं था, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो भेजा किसने था, सिर्फ उन्होंने कहा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा, इस पर मैं बाद में बात करता हूँ थोड़ा सी। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जी इमरान खान साहब की जो हुकूमत ख़त्म हुई है, इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि बाजवा साहब ने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की, तो मैंने ऐसी कोई साजिश नहीं की, मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लगता है कि अमेरिका के साथ मिलकर साजिश ना करने वाली बात ठीक लगती है, क्योंकि इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं था। बाकी जो रोल था वो हम सब ने देखा है कैसा था। और तीसरी बात जो उन्होंने की वो ये थी कि वो जो एक्सटेंशन मुझे मिली थी उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं था। अच्छा, अब इस पर हंसी तो आती है कि फिर किसका रोल था, तो इसलिए अच्छा। लेकिन जब मैं फिर, अल्लाह ताला माफ़ करे, जब मैं वो कस्मों की तरफ देखता हूँ तो इतनी हैवी कस्में हैं, इतनी भारी कस्में हैं कि खौफ आता है सोच के कि यार फिर ये बातें गलत कैसे हो सकती हैं, फिर तो नहीं बनता बात क्या गलत होने। हाँ, लेकिन मुझे उसमें लतीफ़ा याद आ रहा है कि वो एक साहब जब कोई चीज़ बेचते थे, वो सेलिंग करते थे, कोई कपड़ा या कोई चीज़, तो वो अपने बेटे को दे देते थे। मतलब 100 रुपये का कपड़ा ख़रीदा तो 100 रुपये का अपने बेटे को दिया, और उसके बाद उनसे 200 रुपये का ख़रीद लिया। और अब मार्केट में आपके जब वो बैठते थे तो वो कसम खाते थे कि मैंने 200 रुपये का, मेरी ख़रीद जो है, मैं कसम खाता हूँ कि मेरी ख़रीद 200 रुपये है। अच्छा, वो कसम के तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपने बेटे से 200 रुपये में ख़रीदा है। लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि कैसे। तो बाजवा साहब ने मुमकिन है कि खुद ना किया हो, उनके किसी करीबी अजीज़ ने, किसी रिश्तेदार ने, या उनके किसी सबॉर्डिनेट ने, उनके नंबर 2 ने, नंबर 3 ने, किसी ने ये डील की हो। तो उन्होंने कसम ये खाई है कि मैं इन्वॉल्व नहीं था, तो मुमकिन है वो इन्वॉल्व ना हो। अमेरिका वाली बात पे मैंने आपसे खुद ही कह दिया कि मुमकिन है अमेरिका के साथ मिलकर साजिश कोई भी ना हुई हो, तो इसलिए ये बात भी ठीक है। वो तो अपोजिशन ने किया था ना, अपोजिशन की पार्टियों ने वो कर लिया, और वो सब कहते थे कि ठीक है ऑर्डर जहाँ से आएगा वहाँ चले जाएंगे। ये सारी बातें हमने सुनी, इस तरह की बातें होती रही। और तीसरी बात जो एक्सटेंशन वाली है
उसमें भी अगर मैं उसको जस्टिफाई करने की तरफ आऊँ उनकी कसम को, तो अगेन ये मुमकिन है कि उन्होंने खुद जाकर ना कहा हो, बल्कि फैज़ हमीद थे या कोई भी और, ऐसा मुमकिन है, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि किसी और ने जाकर उनके बिहाफ पर ये बात की हो और बाजवा साहब कसम खा सकते हो कि यार मैंने तो नहीं की। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतनी भारी इतनी बड़ी कस्में, बस खौफ आता है सोच के, लेकिन मसला ये कि उन्हें ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, ये इस किस्म की वजाहतों की, ये इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाने की। वो सहाफ़ियों को किस खेत की मूली समझते हैं और अब उनकी वैल्यू क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ पक रहा है, कोई कार्रवाई हो रही है जिसमें बाजवा साहब को खौफ है कि किसी भी वक्त वो किसी चीज़ में फंस सकते हैं। तो वो अपने लिए ये कस्में खाकर अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करना चाह रहे हैं, अपने हमदर्द पैदा करना चाह रहे हैं, अपनी बचत चाह रहे हैं। क्या बाजवा साहब की बचत होगी? अगरचे आपको पता है, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि बाजवा साहब को और फैज़ साहब को हाथ भी लगाना मुश्किल है। ताकतवरों का, और इस तरह के ताकतवर, उनके लिए तो ज़ाहिर है कानून और सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल वक्त का पता नहीं होता। इससे पहले जनरल मुशर्रफ के साथ जो कुछ हुआ है वो हम सब देख चुके हैं। तो बाजवा साहब भी शायद इसी वजह से खौफज़दा हैं, लेकिन ये मामला किस नहज पर पहुँचेंगे, कैसे होंगे? अच्छा, ये इसलिए ज़रूरी इसलिए है कि अगर मुजरिमों को, ताकतवर मुजरिमों को सज़ा मिलेगी तो आइंदा के लिए चीज़ें ठीक होंगी। ये मेरा बड़ा क्लियर कट ओपिनियन है, मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत को इन बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों को भी देखना चाहिए जो मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी हैं। वही महंगाई, वही बिजली के बिल, वही पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, अवाम के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, 25 करोड़ लोगों के लिए हुकूमत क्या कर रही है, हम मुंतज़र हैं। शुक्रिया।